विधायक है, मुस्लिम को एमएलसी बनाओ, आप उसे डिप्टी सीएम बनाओ, ये सुझाव मैं देता हूं उन्हें। जब प्रोटेम में स्पीकर बनाया गया फखरुद्दीन ओवैसी, उसके बाद से लगातार कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि अगर तेलंगाना में जो है मुस्लिम डिप्टी सीएम बन जाता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या राय रखते हैं इस पे? देखिए, हक बनता है, अधिकार बनता है और बनना भी चाहिए, लेकिन कहां से बनाओगे आप जब आपके पास विधायक ही नहीं है? कैसे बनाओगे आप? और अगर है प्रावधान, आप एमएलसी बना लो, आपके पास विधायक है, मुस्लिम को एमएलसी बनाओ, आप उसे डिप्टी सीएम बनाओ, ये सुझाव मैं देता हूं उन्हें। लोग तो फखरुद्दीन ओवैसी का मांग कर रहे हैं कि वो ज्यादा सीनियर विधायक है। अगर देखिए, लोग मांग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हम दीवाने लोग मांग कर रहे हैं। हम दीवाने जो हैं हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते आपको। लेकिन यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उतने ही दागदार है जितना कि भारतीय जनता पार्टी दागदार है। दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। लेकिन जिस तरह के आप बयानबाजी आपने सुना होगा तेलंगाना चुनाव में, तमाम आरोप आप लोगों को लग रहा था, तो सबको किस तरह से देख रहे हैं सब? उन आरोपों को जनता ने नकारा। जनता को हम मानते हैं, जनता हमें मानती है। इसका प्रमाण है कि हम साथ के साथ जीत करके आए। प्रोटेम स्पीकर तो राज्यपाल बनाता है, तो इतना हंगामा किस लिए हो रहा है? जो नासमझ लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं, और ये कांग्रेस का ही चैनल और भाजपा का चैनल काम कर रहा है इसमें। हमें पता है कि हमें जो बनाया गया है, हमारे नेता को बनाया गया है, वो हमारे टैलेंट के आधार पे बनाया गया है, जनता की सेवा करने के आधार पे बनाया गया है, 81,000 वोटों से जीतने के दम पे बनाया गया है। तो चंद्रायन गुट्टा की जनता को सैल्यूट, हैदराबाद की जनता को सैल्यूट। ये यूं ही वो भाईचारा और आपसी सौहार्द का पहचान पूरे हिंदुस्तान को देते रहे, और आप देखेंगे कि इसी 7 सीट के दम पे हम पूरे हिंदुस्तान में 2024 के चुनाव में परचम लहराने का काम करेंगे। 24 की किस तरह की तैयारी है एमआईएम पार्टी की आप लोग? मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है हमारी। मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। से आप आते हैं, यहाँ कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय शौकत साहब का ऐलान हुआ है कि हम 20 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी को अगर बेहतर उम्मीदवार और भी ज्यादा मिला तो और सीटों पे बढ़ाया जाएगा चुनाव। तो तमाम इसको क्या है, अभी जो चुनाव के नतीजे आए 4 स्टेट के, लोग ईवीएम का क्या हल्ला कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। जब आप कर्नाटका में सरकार बना लेते हो, जब आप तेलंगाना में सरकार बनाते हो, वहां तो नहीं कहते कि ईवीएम गड़बड़ है। तो आप संवैधानिक चीजों पे उंगली ना उठाएं। अगर, और मैं प्रधानमंत्री जी से भी मांग करूंगा, चुनाव आयोग से भी मैं मांग करता हूं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र है, और जब चुनाव प्रणाली पे बार बार उंगली उठाया जा रहा है, चाहे वो किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा हो या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ये उंगली ना उठे, और ये उंगली तभी नहीं उठेगी चुनाव आयोग भी इस प्रक्रिया को बंद कर दे और हाथ से चुनाव कराने, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की प्रक्रिया को लागू करे। अच्छा, धारा 370 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि अगर इसको अगर सही माना जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं जो दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, कोलकाता को भी ये लोग जो है केंद्र शासित प्रदेश। कोई गलत तो नहीं कहा उन्होंने। आप देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान भी हम में हो। हर हिंदुस्तानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज तक आप बता दो कोई ऐसा बयान हमारे नेता का जिसमें कभी पाकिस्तान का हमारा नेता समर्थन किया हो? भाजपा के लोग पाकिस्तान का नाम लेकर के चुनाव जीतने का काम करते हैं, और हमारा नेता और हम लोग पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। लेकिन कश्मीर हमारा है, धारा 370 हटी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, लेकिन जो बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो आज बेरोजगारी का आलम है, वहां चावल मिलें बंद हो गई, लद्दाख को अलग कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो जब आज वहां हो रहा है, जब पार्लियामेंट की घोषणा करेगी तो कल को बिहार को भी केंद्र शासित घोषित कर दिया जाएगा, परसों बंगाल को भी केंद्र शासित घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इज ए इंटेलेक्चुअल लेक्चरर, यानी कि पढ़े हुए, सुलझे हुए और पॉइंट टू पॉइंट संविधान प्रदत्त बात करते हैं वो, तो उनके बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए शासन को और प्रशासन को, और सरकार को भी उनकी बातों को गौर कर जो हिंदुस्तान को लाभ पहुंचा सकता है उस पर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, जो अभी जो संसद में जो अभी आपने देखा होगा तस्वीरें, जो आपको वहाँ पे जो आंसू गैस बम छोड़ दिए हैं कुछ लोगों ने अंदर में जाकर विजिटिंग पास पे, उसको किससे देख रहे हैं? बहुत दुखद घटना है।
और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी 56 इंच की बात, कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी मजबूत हाथों में देश हमारा। हिंदुस्तान का दिल होता है लोकसभा, और जब लोकसभा के अंदर में दिल पे कोई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, क्या यह हकीकत हो गया, क्या मेरा देश उस पैटर्न पे चल रहा है जब भगत सिंह जी थे और कहा गया है गुंगों और बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है? आखिर हो क्या रहा है? काफी दुखद है। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि वो हमारा दिल है और इसका मैसेज बहुत दूर तक गया है। क्या देश सुरक्षित हाथों में है? सवाल उठता है। अच्छा, आखिरी सवाल है गामा जी, जब तेलंगाना आप गए थे, वहां में और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर देख रहे हैं चुनाव के माहौल के अगर देखा जाए? देखिए, वहां हमने ये महसूस किया कि जाति के नाम पर वहां कोई द्वेष नहीं है, मजहब के नाम पर कोई नफरती लोग वहां नजर नहीं आते हैं। हाँ, चुनाव के वक्त में यहाँ के नेता जाकर के वहां नफरती बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन वहां के लोग इनको इनकार करने का काम करता है, और वो वहाँ हर चेहरे पे हमें मुस्कान नजर आया, हर हाथों में काम नजर आया। और मैं चाहूँगा कि आने वाले चुनाव के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में भी लोग मजहब के नाम पे न लड़ें, काम के लिए वो लड़ें, रोजगार वो सरकार से मांगे, शिक्षा वो मांगे। आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है जिस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है जिस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग 2024 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेंगे।